हेलो गाइज, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में किस प्रकार से विकास हुआ, उसके कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर के कैसा था, मानव का कल्चर किस प्रकार का था और किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसके कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नवपाषाण संस्कृति को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब पहले चरण में बात करते हैं कि पहले चरण के विषय में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहले चरण की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, पहले चरण में संगन कल्लू नागार्जुन कोंडा से ही आवासों के धुंधले चित्र, अपरिष्कृत हस्त निर्मित भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ये जो है इस तरीके के सवाल बहुत आ जाते हैं कि जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो भूरे थे या लाल थे या किसी अन्य कलर के थे। तो याद रखिएगा कि लाल अगर आए तो नहीं लगाना है, भूरे रंग का जो है ये यहाँ पर महत्व रहा है साउथ इंडिया में। तो जो नागार्जुन कोंडा से जो हस्त निर्मित भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो कि अपरिष्कृत थे, जो बहुत अच्छे सुंदर नहीं थे, अपरिष्कृत थे बनावट में, उनके बहुत ज़्यादा सुंदरता, कुछ भी उसमें सुंदरता नहीं थी। ठीक है। इसके बाद वहाँ से अल्प विकसित खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यही यहाँ जो है ये लोग जानवर नहीं पालते थे, न जानवर पालने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद इसकी जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व या इससे पहले की तिथि मालूम पड़ती है, इसके बाद की नहीं है। इसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं तो इसमें पहले चरण के भी लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह बदलाव आया दूसरे चरण में कि जो मृदभांड थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, वो मुख्यतः लाल रंग के पाए गए हैं, जबकि पहले चरण में जो पाए गए हैं वो भूरे रंग के थे और दूसरे चरण में जो पाए गए हैं वो लाल रंग के थे। इसके बाद मणि कला, यहाँ पर एक मणि कला और पशुपालन, मणि कला और पशुपालन ये नए लक्षण रहे हैं जो कि पहले चरण में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे चरण में मणि कला यानी कि मणियों को बनाने की एक जो है कला सीख लिया था। और दूसरे चरण में इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद तीसरा एक और साक्ष्य प्राप्त होता है कि यहाँ पर सूक्ष्म पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो कि स्फटिक और क्रिटिकल से जो है ये सूक्ष्म पत्थर तैयार किए जाने लग गए थे। अब गाइस तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो तीसरे चरण में लगभग 1900 ईसा पूर्व में धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। धूसर कलर के जो है एक मृदभांड जो है इस तरीके के जो है तीसरे चरण में प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में भूरे, दूसरे चरण में लाल और तीसरे चरण में धूसर, यानी जो है कुछ भगवा जैसा कलर जो है आप लोग समझ सकते हैं, गेरुआ या भगवा। तो इस तरह के जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात इस चरण में खेती का कार्य भी जो है अधिक मात्रा में किया जाने लग गया था। इसके बाद अब शिकार और भोजन की जो भूमिका काफ़ी हद तक जो है कम हो गई थी, क्योंकि खेती का जो है अधिक रूप में जो है खेती को जो है अधिक मात्रा में किया जाने लग गया था। इसके बाद यहाँ पर से जो है गर्तावास के जो है यानी कि जो है अंडरग्राउंड जो घर होते थे उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के लट्ठों को लगा करके उससे जो है छत को पाटा जाता था और इस प्रकार से गर्तावास को जो है बनाया जाता था, यानी कि ज़मीन के में गड्ढे को खोद करके अंडरग्राउंड घर बनाया जाता था। तो गर्तावास के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है दक्षिण भारत में मिलेट यानी कि रागी के उगाने का सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में सबसे पहले जो फसल उगाई गई है वो रागी रही है, जिसे मिलेट भी कहा जाता है। ये जो फसल होती थी ये या तो ये इसको गरीब लोग खाते थे या फिर जानवरों का ये भोजन होता था। इसके बाद प्रमुख फसलें कौन कौन सी रही हैं उसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो प्रमुख फसलों के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले गेहूं, मूंग, कुल्थी और खजूर का नाम आता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो उगाया गया वो गेहूं है, फिर मूंग है, फिर कुल्थी है, खजूर है। नवपाषाण कालीन लोगों की स्थानबद्ध कृषि व पशुपालन व्यवस्था थी। नवपाषाण कालीन संस्कृति की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। अंत में अब इसके बाद ये कहा जाएगा कि नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता के विषय में जो है बात करेंगे, जो कि मुख्य विशेषता क्या रही है।
तो इसमें सबसे पहले जो है कृषि, उसके बाद पशुपालन और उसके बाद जो धातु विज्ञान की जो प्रगति रही है, ये इस नवपाषाण कालीन की मुख्य व्यवस्था, नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता रही है। यानी कि सबसे पहले कृषि, उसके बाद पशुपालन करना अधिक मात्रा में और उसके बाद धातु विज्ञान की ओर आगे बढ़ना, ये एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी विशेषता रही है। इसके बाद बात करते हैं कि शिकार और भोजन से कृषि तकनीक की ओर बढ़ना एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इसके बाद एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था की यहाँ पर से शुरुआत हुई। तो ये दक्षिण भारत का ये जो है अपना एक पूरा नवपाषाण कालीन एक इतिहास रहा है, जो क्रमबद्ध तरीके से जो है हमको दिखाई देता है कि धीरे धीरे जो है ये सभ्यता विकसित हुई। और इसके बाद फिर जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता रही है, तो उसके भी हमको यहाँ पर से साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो जब हम लोग इसके बाद हम लोगों को ताम्र संस्कृति के विषय में भी पढ़ना है। तो ताम्र संस्कृति पढ़ने के बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो है पढ़ेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ तक और कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित रही है, उसके विषय में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज जो है आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी तरह का कोई भी अगर इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।